वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वी कैन नॉट बी व्हाट वी वांट टू बी बाय रिमेनिंग व्हाट वी आर। यानी कि अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, आप कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप जहाँ है वही होकर, आप जहाँ स्थित हैं वहीं बने रहकर आप मुंबई तो नहीं पहुँच सकते। सपोज करो आप यूपी में कहीं बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ मैं मुंबई चला जाऊँ, तो उसके लिए आपको अपनी जगह से हिलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन, बस, जिस भी माध्यम को आप अफोर्ड कर सकते हैं, संसाधन लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। अपने आप तो नहीं चले जाएंगे, राइट। सेम चीज़ होती है अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आज मैं एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ, मैं चाहता हूँ अपने परिवार को अच्छी भविष्य दे सकूँ, अच्छा इनकम सोर्स हो, तो उसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी जो यथास्थिति है उसको बदलना पड़ेगा, चाहे वो दिमाग से जो सोचने की प्रक्रिया है आपको हो सकता है उस तक को बदलना पड़े, ठीक है। तभी परिवर्तन पॉसिबल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। अब आज हम जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सॉल्व करेंगे कि आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जब हम एग्जाम सीरीज मॉक टेस्ट डिस्कशन करते हैं तो उस टाइम आपको बताया जाता है कि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना, पहले आपको सीधे क्या करना है, जाना है क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसेज पढ़ते वक्त क्या ढूंढना क्या है, आपको पैसेज में से निकालना क्या है। अब टोन ऑफ द पैसेज, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप ऐसे नहीं बता सकते, उनमें से तो आपको कोई कीवर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए आपको पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेट। अब हमें पता चल गया कि हमें वो स्टडी, वो जो रिसर्च पेपर कुछ पब्लिश हुआ है एक पत्रिका में जिसका नाम है द लैंसेट, इस पत्रिका से जुड़ी हुई जो स्टडी पब्लिश है हमें उसके ऊपर जोर देना चाहिए। उसमें भी आगे सवाल है, हाउ मेनी चिल्ड्रन एज बिटवीन 5 and 19 वर ग्रॉसली ओवरवेट इन इंडिया इन 2022। 5 से 19 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं जो ओवरवेट हैं इंडिया में 2022 के आंकड़ों के अनुसार। और ये स्टडी कहाँ पब्लिश की गई है, द लैंसेट। जहाँ पे भी द लैंसेट पेपर का नाम आ गया हमने वहीं पे अपना ध्यान केंद्रित कर देना है। 5 से 19 साल के बच्चे आ गए, 2022 आ गया, हमने वहां पे अपना ध्यान केंद्रित कर देना है, ठीक है। हमें कीवर्ड मिल गया। मेन थीम ऑफ द पैसेज, ऐसे नहीं पता चलेगा, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज अ पोटेंशियल रीजन फॉर द राइजिंग ओबेसिटी लेवल्स इन इंडिया। अब इससे हमें पता चल गया कि पैसेज में कहीं पे हिंदुस्तान में बढ़ते हुए मोटापे के कुछ कारण बताए गए होंगे, ठीक है। जहां पे भी मोटापे के बढ़ने के कारण बताए गए हैं हमने वहीं पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमें 2 चीजें मिल गई, द लैंसेट, 5 से 19 साल के बच्चों में ओबेसिटी का नंबर, ठीक है। दूसरा हो गया कि ओबेसिटी का बढ़ने का कारण, ठीक है। 2 हमें कीवर्ड्स मिल गए। तीसरा, what does the passage suggest about the effectiveness of India's nutrition related policies in addressing obesity। कि हिंदुस्तान की न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई, पोषण से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज हैं वो ओबेसिटी को किस तरीके से डील करती हैं, किस तरीके से जूझती हैं और वो कितनी प्रभावशाली हैं। इंडियन न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉलिसीज जहां पे आ जाएगा वहीं पे अपना ध्यान केंद्रित कर देना है। अब ये अलग क्वेश्चन है, तो चलिए अब चलते हैं पैसेज के ऊपर। पैसेज पढ़ने से पहले कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, द लैंसेट। लैंसेट वर्ड याद रहेगा, LANCET। वो कोई जर्नल है, कोई पब्लिकेशन है जहां पे कुछ जर्नल वगैरह प्रकाशित किए जाते हैं, उसकी स्टडी है, ठीक है। उस रिपोर्ट को हमने पढ़ना है। उसमें भी खास तौर पे 5 से 19 साल के बच्चों का डेटा चाहिए 2022 का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कारण क्या है,
मोटापा बढ़ने का हिंदुस्तान में कारण क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था, जो तीसरा की पॉइंट हमें मिला था वो ये था कि हिंदुस्तान की जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है, ठीक है, उससे उसका क्या इफेक्टिवनेस है ओबेसिटी से जूझने में, निपटने में, तो वो हमें पता करना है। चलिए पहले देखते हैं। In recent years, studies and surveys have flagged a distinct shift in India's disease burden. बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में, हाल फिलहाल के सालों में जितने भी स्टडीज, सर्वेक्षण वगैरह किए गए हैं उनमें फ्लैग्ड मतलब संकेत करना, किसी चीज को हाईलाइट करना। क्या हाईलाइट किया गया? डिस्टिंक्ट शिफ्ट। डिस्टिंक्ट मतलब एकदम साफ स्पष्ट शिफ्ट देखा गया है हिंदुस्तान के डिजीज बर्डन में, मतलब कि हिंदुस्तान में पहले किस तरीके की बीमारियां होती थी, अब किस तरीके की बीमारियां हो रही हैं, इसमें कुछ बदलाव देखा गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज डायबिटीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो एक से दूसरे में फैलती नहीं है, जैसे एड्स हो गया, टीबी हो गया, ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। कोल्ड हो गया, कोरोना हो गया, ये कम्युनिकेबल डिजीज थी, इसलिए कोरोना के टाइम पे लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था ताकि एक से दूसरे में फैले नहीं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो गई? हार्ट डिजीज। अगर सपोज करो मुझे हार्ट डिजीज है तो मुझसे वो हार्ट डिजीज आपको तो नहीं जाएगी। आपको हार्ट डिजीज होगी आपके कुछ हेरिडिटरी जीन्स की वजह से और कुछ आपके लाइफस्टाइल की वजह से, लेकिन वो मुझसे आपको कम्युनिकेट तो नहीं होगी। ठीक है, तो उन डिजीज को बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जैसे कि डायबिटीज, स्ट्रोक्स एंड हार्ट एलिमेंट्स यानी कि दिल की बीमारियां, claim more lives in the country compared to the infectious disease। बोल रहे हैं इनसे ज़्यादा जाने जाती हैं आज हमारे देश में, इन बीमारियों से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ज़्यादा जाने जाती हैं अगर हम इनका कंपैरिजन करें किससे? इन्फेक्शियस कौन सी होगी? जो एक से दूसरे में फैलती हैं, उन फैलने वाली बीमारियों से ज़्यादा जाने इनसे जाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल से। Experts have also underlined the links between these lifestyle-related diseases and obesity। बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है? अंडरलाइन करा है, रेखांकित करा है, जोर दिया है किस बात के ऊपर? जो लिंक बनता है हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड परेशानियों के, बीमारियों के और ओबेसिटी के बीच में, यानी कि ओबेसिटी मतलब मोटापा और हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, वो इन दोनों के बीच में उन्होंने जो लिंक बनता है उसके ऊपर बार बार जोर दिया है। लॉन्ग थॉट टू बी एन अर्बन प्रॉब्लम। हम बड़े लंबे समय से इसको, ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, ओबेसिटी है, इसको हम अर्बन प्रॉब्लम, शहरी प्रॉब्लम बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि शहरों में मिलता है फास्ट फूड, गाँव में फास्ट फूड नहीं मिलता। ठीक है, शहरों में मिलती है काम वाली बाइयाँ, गांव में नहीं मिलती। शहरों में होते हैं कि हम लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, दिन भर कुछ खा पी रहे हैं, गांव में ऐसा नहीं होता। तो बोल रहे इसको हम लंबे समय से एक अर्बन प्रॉब्लम, शहरी प्रॉब्लम समझ रहे थे, लेकिन ओबेसिटी हैज बिकम अ हेल्थ थ्रेट इन रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द लास्ट डिकेड। पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में जो मोटापा है ये हेल्थ थ्रेट, हमारी जान को, सेहत को एक खतरा बन चुका है। रूरल पार्ट्स में भी, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पिछले एक दशक में ये परिवर्तन आ गया है कि ओबेसिटी वहां तक भी पहुंच चुकी है और जानलेवा बन चुकी है। नाउ अ स्टडी पब्लिश्ड इन द मेडिकल जर्नल द लैंसेट। आ गया लैंसेट, अब इससे आगे जो भी पॉइंट्स होंगे उनको ध्यान से पढ़ना। अब क्या हुआ है? एक स्टडी पब्लिश की गई है, मेडिकल जर्नल है, लैंसेट क्या है? मेडिकल जर्नल है, उसमें एक स्टडी पब्लिश की गई है, हैज रिवील्ड दैट इट ऑल्सो अफेक्ट्स चिल्ड्रन। उसमें ये पता चला है कि ये बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है, मोटापा जो है बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। मोर देन 12 मिलियन चिल्ड्रन, 12 मिलियन बच्चों से भी ज्यादा, जिसमें 7.3 मिलियन बॉयज है एंड 5.2 मिलियन गर्ल्स हैं इन द कंट्री, यानी कि इंडिया की बात की जा रही है। एज बिटवीन 5 एंड 19, वही डेटा आ गया लैंसेट का सर्वे। 5 से 19 साल के बच्चे कितने हो गए? 12 मिलियन से ज्यादा। वर ग्रॉसली ओवरवेट इन 2022। बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली, ग्रॉसली मतलब एक्सट्रीमली ओवरवेट थे 2022 में, अप फ्रॉम 0.4 मिलियन इन 1919। और 1990 में ये आंकड़ा केवल 0.4 मिलियन का था और 2022 में ये आंकड़ा 12 मिलियन से भी ज्यादा का था।
पहला आंसर मिल गया हमें। जाके क्वेश्चन देखें। ये देखो क्वेश्चन ये था कि लैंसेट सर्वे में कितने बच्चे बताए गए हैं 5 से 19 साल के जो ग्रॉसली ओवरवेट थे 2022 में। ऑप्शन ए मोर देन 12 मिलियन फर्स्ट करेक्ट है, 10 मिलियन से ज्यादा, 15 मिलियन से ज्यादा, तो 12 मिलियन से ज्यादा, ओनली ए इज करेक्ट। हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जेंडर स्क्यू मतलब एक डिसबैलेंस, जेंडर में जो इम्बैलेंस है उसकी बात कर रहे हैं। ऑल्सो मार्क्स द राइज इन ओबेसिटी लेवल्स, बोल रहे हैं ये जो इम्बैलेंस है, जेंडर इम्बैलेंस है, उसकी वो भी एक कारण है कि ओबेसिटी लेवल्स में बढ़ोतरी हुई है। किसने में कहा गया है? द लैंसेट सर्वे स्टडी फाउंड 44 मिलियन वुमेन and 26 million men aged above 20 in India to be obese। बोल रहे हैं कि 20 साल से ज़्यादा उम्र के 44 मिलियन महिलाएं और 26 मिलियन पुरुष जो हैं वो मोटे हैं, मोटापे का शिकार। अब फ्रॉम 2.4 मिलियन women and 1.1 मिलियन men in 1990, जो कि 1990 के कंपैरिजन में 1990 में केवल 2.4 मिलियन महिलाएं मोटापे का शिकार थी और 1.1 मिलियन पुरुष थे, जो कि अब आंकड़ा 44 मिलियन महिलाएं और 26 मिलियन पुरुष हो चुका है। WHO defines obesity as an abnormal or excessive accumulation of fat that poses health risks। WHO क्या कहता है कि ये जो obesity है ये क्या है, इसको क्या डिफाइन करता है? वो बोल रहे हैं एबनॉर्मल मतलब कि जो असामान्य है, या फिर बहुतायत में एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना किस चीज का? फैट का, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क होते हैं। अब होता क्या है, फैट हमारी जो स्किन है, ये हमारी स्किन ऊपर की चमड़ी है और इसके नीचे हमारे मसल्स है, इनके बीच में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चलो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा होएगा तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। थोड़ी बहुत अगर इकट्ठा है तो वो चाहिए ही होता है, जरूरी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो हमारी नलियां होती हैं, खून ले जाने वाली रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसके ऊपर ये लाइनिंग आ जाती है फैट की। तो अभी तक जो इतनी मोटी नली में से खून जा रहा था वो होके कम होके इतनी सी नली में से जा रहा होता है। तो क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है, फिर क्या होता है, इससे और परेशानियां और बीमारियां और अंततः हेल्थ रिस्क्स जो कि जानलेवा हो सकते हैं। लाइक इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि दुनिया के बाकी सभी हिस्सों में, इन इंडिया टू द प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में होता है, हिंदुस्तान में भी ये जो प्रॉब्लम है ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि एक ठहराव वाली जो जिंदगी है, रुकी हुई जो जिंदगी है, उसकी वजह से है। ऑफिस में 9 to 6 आप बैठे हुए हो चेयर के ऊपर, स्टूडेंट्स हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कुर्सी टेबल लगा के या बिस्तर के अंदर बैठे हुए हैं, तो उस लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, अब ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ यही कारण है, अब ये है कि इंसान की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी बेहतर हुई हैं। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए हैं, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हुई हैं जिससे लोगों की उम्र लंबी हो गई है। एंड एक्सेस टू प्रोसेस्ड फूड, और अब हमारे पास मैगी के 2 मिनट में बनने वाले इंस्टेंट मैगी के पैकेट्स हैं, उसके बाद में कैन में आने वाले फूड्स हैं, पैकेज फूड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा 30 मिनट्स में डिलीवर हो जाता है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध है। द रीसेंट, तो ये क्या है, ये कारण बताया ना मोटापे के, हमें बताना था ना कि क्या सपोजिडली क्या कारण है, ये सभी कारण है। द रिसेंटली रिलीज्ड रिजल्ट्स ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे, बोल रहे हैं रिसेंटली जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे रिलीज हुआ है, शो दैट इंडियंस आर स्पेंडिंग लेस ऑन सीरियल्स एंड पल्सेस एंड मोर ऑन बेवरेजेस। बोल रहे हैं कि उसमें पता चला है, उसमें सामने आया है कि हिंदुस्तानी जो है, हम लोग सीरियल्स और पल्सेस यानी कि दालों वगैरह के ऊपर, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, जो राशन की है उनके ऊपर कम खर्च कर रहे हैं, और ज़्यादा हम लोग बेवरेजेस यानी कि पीने वाली जो चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स, रिफ्रेशमेंट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, कैंडीज, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। According to a joint study conducted by WHO, the ICRIER last year, बोल रहे हैं एक WHO और ICRIER द्वारा एक जॉइंट स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी, की गई थी। इंडियाज
ultra processed food industry grew at a compound annual growth rate of 13.37%। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है, उसकी जो ग्रोथ है वो एनुअली अगर हम देखें कंपाउंडेड की गई है तो कितनी आई है, 13.37% से वो ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटेल सेल्स वैल्यू बिटवीन 2011 टू 2021। अगर हम बात करें रिटेल सेल्स वैल्यू की, जो कि 2011 के कंपैरिजन में 2021 तक के कंपैरिजन में देखी गई है। अनफॉर्चुनेटली द कंट्रीज न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉलिसीज, न्यूट्रिशन पॉलिसीज का जिक्र आया था ना, क्या है न्यूट्रिशन पॉलिसी के बारे में बताया गया कि क्या प्रभाव रहा उनका। तो बोल रहे बड़े ही दुखद भाव से कहना पड़ रहा है कि देश का जो न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉलिसीज है, जैसे कि सच एज पोषण 2.0, डू नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये पूरी तरीके से ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित करता अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो हमें ये आंसर भी मिल गया जहाँ पे न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 5 था इफेक्टिवनेस न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉलिसीज। देखो क्या है का आंसर हमारा, द पॉलिसी सच एज पोषण इफेक्टिवली एड्रेसेस अनहेल्दी, नहीं करता। द पॉलिसीज डू नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बिल्कुल करेक्ट है, वो नहीं देता, वो नहीं ध्यान रखता उन चीज़ों के ऊपर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, ठीक है, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, एक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स बनाया गया है। वो क्या करता है, डज रिकमेंड, वो रिकमेंड करता है, सुझाव देता है स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन टू चेक द ओबेसिटी रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स फ्रॉम बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड, कि जांच की जाए और शुरुआती दौर में ही बीच में हस्तक्षेप किया जाए, इससे ताकि ओबेसिटी रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स है उनको चेक किया जा सके, ताकि वो और ज़्यादा जटिल ना बन जाए। The guidelines recommend annual screening for excess weight in children as young as 2 to 6 years old। बोल रहे हैं ये जो गाइडलाइंस हैं ये सालाना स्क्रीनिंग, सालाना जांच की बात करते हैं कि कहीं बच्चों का एक्सेस वेट तो नहीं है, वेट ज़्यादा तो नहीं है, और कितनी कम उम्र के 2 से 6 साल तक के बच्चों को भी ये स्क्रीनिंग करना रेकमेंड किया जा रहा है। However, a lack of awareness about the seriousness of the issue, बोल रहे हैं हालांकि क्योंकि हम लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जानकारी जागरूकता की कमी है कि ये कितना गंभीर मसला है, इसके बारे में जानकारी या ज्ञान की कमी है, इंक्लूडिंग इन मेडिकल कम्युनिटी। और केवल हम आम जनमानस की बात नहीं, मेडिकल कम्युनिटी में भी इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। मीन्स दैट दीज प्रिस्क्रिप्शंस आर रेयरली फॉलोड, इसका मतलब ये होता है कि शायद ये जो सुझाव दिए जा रहे हैं इनको फॉलो कम ही किया जाता है। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री विद एन इंट्रैक्टेबल ओबेसिटी प्रॉब्लम, बोल रहे हैं हिंदुस्तान केवल इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसमें ये परेशानी जो इतनी कठिन है, जो इतनी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, ये परेशानी है। WHO notes that no country is on track to meeting its target of bringing down obesity to 2010 levels by 2025। अब WHO ने शायद कुछ, जैसे कि हमने पेरिस एग्रीमेंट वगैरह करे हैं, G20 मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं वैसे ही WHO ने एक रिकमेंडेशन दिया था सभी देशों को कि 2025 तक हमें 2010 के लेवल तक की ओबेसिटी पर आना है, यानी कि 2010 में जो आंकड़े थे हमें उनको छूना है 2025 तक, कम करना है। लेकिन कोई भी देश ऐसा कर पाने की रास्ते पर नहीं चल रहा, दिशा में नहीं चल रहा। However, in several parts of the world, हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों में conversations have begun on trying to deal with the problem, चर्चा शुरू हो गई है कि हम इस समस्या से कैसे निपटें through measures such as higher taxes on unhealthy foods, जैसे इनमें कदम उठाए जाए कि अनहेल्दी खान पीने की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, और इंसेंटिव्स फॉर हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड जो बनाती हैं कंपनीज या जो भी मिलता है उसके ऊपर और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए। फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, पैक के सामने न्यूट्रिशन लेबलिंग की जानी चाहिए टू गाइड कंज्यूमर्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स,
जिससे कि कंज्यूमर्स को जानकारी प्रॉपर मिल सके और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाना चाहिए। इंडिया हैज़ बीन एन आउटलेयर टू सच डिस्कशंस। हिंदुस्तान क्या है? एक आउटलेयर है। आउटलेयर का मतलब क्या हुआ? अभी एक्सेप्शन है, वो ऐसी डिस्कशंस नहीं कर रहा। The Lancet report should serve as a wake-up call for the policy makers। तो अब ये जो Lancet रिपोर्ट आई है, ये एक वेकअप कॉल, ये एक चेतावनी होनी चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, नीति निर्माताओं के लिए। तो टोन कैसी थी पैसेज की? अब आप मेरे को बताओ। पूरी टोन में हमें कुछ एक जानकारी दी गई, अवेयरनेस फैलाई गई और जो उसके बहुत जटिल प्रभाव हैं उनके बारे में बताया गया। दैट मीन्स अलार्मिंग थी टोन, ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी, इनडिफरेंट नहीं थी, चिंताजनक थी ना, अलार्मिंग थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये इनकरेक्ट है। द राइज ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया एंड इट्स हेल्थ इम्प्लीकेशंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैसेज के अनुसार क्या कारण है जिनकी वजह से हिंदुस्तान में ओबेसिटी बढ़ रही है? इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड, बिल्कुल करेक्ट है। लैक ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स एड्रेसिंग ओबेसिटी, बिल्कुल करेक्ट है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं करा है। और वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी 1 और 2 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बदलना है जेमिनी विल बी इनवाइटेड बाय अस। तो अस का क्या बन जाएगा? बाय से बात क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अस क्या बन जाएगा? वी। विल बी क्या हो जाएगा? हम करेंगे, मतलब फ्यूचर की बात है, हम उनको इनवाइट करेंगे। वी विल बी इनवाइटिंग जेमिनी या वी शैल इनवाइट जेमिनी? We shall invite Gemini, option A is correct. Causing or wanting to cause harm or evil to someone, किसी को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? chaotic। chaotic मतलब होता है अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त हो रखा है। malevolent का मतलब होता है किसी के प्रति शत्रुता, दुर्भावना रखना, कि आप उनको नुकसान पहुंचाना चाहें। insipid मतलब कि फीका, और रैंकर का मतलब होता है कटुता, बिटरनेस, रिश्तों में खटास आ जाना। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी मेलेवलेंट इज करेक्ट। Another boy tried his luck, एक दूसरे लड़के ने अपनी किस्मत आजमाई एंड वन अ कॉम्प, और एक कॉम्प जीत गया। तो हमने पता चल गया कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ पहले बात हुई होगी। अ फाउंटेन पेन, एक कॉम्प जीती उसने, एक फाउंटेन पेन जीता, एक रिस्ट वॉच जीती और एड अ टेबल लैम्प, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक वो जीतता गया। इन मेनी चांसेस दैट ही प्लेड, क्योंकि उसने बहुत सारी चांसेस प्ले करी। ठीक है, तो वो एक के बाद एक चीजें जीतता गया। एन ओल्ड मैन वन अ ब्यूटिफुल क्लॉक, एक बूढ़े आदमी ने एक बहुत ब्यूटीफुल सी घड़ी जीती। द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट द क्लॉक, उसको वो घड़ी नहीं चाहिए थी। सो द शॉपकीपर टुक इट बैक एंड पेड 50 रुपीज टू द ओल्ड मैन, तो इसलिए उस दुकानदार ने वो घड़ी वापस ले ली और उसको 15 रुपए दे दिए। भैया एनकरेज्ड हिम, कोई भैया थे, उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया। बट रशीद वॉज नॉट लकी व्हेन ही ट्राइड हिज लक, लेकिन रशीद की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, उसको वो शायद नहीं जीत पाया या फिर कुछ कम जीता। ही वन ओनली चीप आइटम्स, उसको बहुत सस्ती सी चीजें ही मिली जीतने के लिए, जैसे कि पेंसिल एंड एन इंक बॉटल, एंड सून लॉस्ट ऑल हिज मनी, और जल्द ही वो अपने सारे पैसे हार गया। जो कि ये जो किस्मत आजमाने वाले गेम्स होते हैं, सट्टे वाले, उसमें ऐसे ही होता है, दूसरे व्यक्ति कुछ जीत जाते हैं, आप इंस्पायर्ड होते हैं, आप सोचते हैं हम भी जीत जाएंगे, और फिर आप अपना पैसा हार जाते हैं। ठीक है, He sold all the items to the shopkeeper and went away happily. उसने अपनी सारी चीजें जो है उस दुकानदार को बेच दी और वापस खुशी खुशी चला गया। रशीद also wanted to play and try his luck. तो हमें पता चल गया कि ये उस लड़के की बात है। उस लड़के ने अपने जो भी एक के बाद एक चीजें जीती, वो सारी दुकानदार को बेची और अब वापस खुशी खुशी चला गया। तो ए के बाद क्या आएगा? डी आएगा।
अब हमें पता चल गया वो लड़का जो है अनदर बॉय था, मतलब उससे पहले कौन आया, बूढ़ा व्यक्ति आया, तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट में क्या आ गया कि रशीद ने भी अपना किस्मत आजमाने की कोशिश करी, लेकिन रशीद की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और वो सारे पैसे हार गया। तो अरेंजमेंट क्या बन गया, BADC, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जेन्युइन का हमें सिनोनिम बताना है। जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक, रियल, असली, ठीक है। और ऑथेंटिक का मतलब भी होता है रियल या असली। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखाधड़ी। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है झूठा, कुछ बनाया हुआ। और एरनियस का मतलब होता है गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑथेंटिक इज करेक्ट। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। आई एम श्योर, मैं अभी श्योर हूं इस वक्त में, प्रेजेंट सिचुएशन में। तो जो आगे आने वाली चीज है वो फ्यूचर में होएगी, राइट। मैं श्योर हूं कि पोस्टमैन आएगा, तो वुड बी की बजाय क्या हो जाएगा, विल बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। कहाँ गया, विल बी, वुड बी, यहाँ पे वुड बी की बजाय क्या आएगा, विल बी कमिंग शॉर्टली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द इंसिडेंट अक्कर्ड विदाउट अ वार्निंग, कोई चीज अचानक से हो गई, बिना कोई चेतावनी के अचानक से हो गई। सो हम बोलते हैं ना आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि अचानक से उसने कर दिया। सो ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस का मतलब होता है अनिश्चित स्थिति। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक से कोई चीज हो जाना। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसका मतलब होता है कि अगर आपको कुछ चीज नहीं पता है ना तो आप ज्यादा खुश हैं। अगर आपको पहले ही पता होगा कि आप फलां डेट को इतने बजे आपकी मौत होने वाली है, तो क्या आप अपनी जिंदगी इतने निश्चिंतता से जो अभी जी पा रहे हैं वो जी पाएंगे? नहीं ना। तो बेटर यही होता है कि आपको कुछ चीजों का ना ही पता। भविष्यवाणी करवाते हैं पंडित जो है वो बताते हैं, लेकिन वो ये तो नहीं बताते कि आप कब मरोगे, क्योंकि उनको पता है जिस व्यक्ति को ये बता देना कि तू मरने वाला है वो जीना ही छोड़ देगा, वो उससे पहले ही चाहे मर जाए, ठीक है। प्ले डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब होता है आप काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो जो कि आपका खुद का भी नहीं है, उसके लिए आप तर्क दे रहे हो। सो ऑप्शन बी बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इज करेक्ट। द मोस्ट एसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ was the need of having a backup plan in case of an emergency, she stated. कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने सीखी रेडी नाउ से, अब रेडी नाउ कोई बुक हो सकती है, कोई सीरियल हो सकता है, मूवी हो सकती है, उससे वो ये था कि हमेशा अपने पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है तो आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ऐसा उस लड़की ने कहा। शी मीन्स कोई महिला है। द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला, जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी निकोला के अकॉर्डिंग, वॉज इंस्पायरिंग एंड कंफर्म्ड हर कैपेसिटी टू लिव इफेक्टिवली विद अ डिसेबिलिटी। वो बोल रहे वो बहुत ही प्रेरणादायक थी और वो श्योर थी, सुनिश्चित थी कि वो जो है प्रभावशाली, एक डिसेबिलिटी के साथ भी प्रभावशाली ढंग से जी सकती है। I made sure I had a generator, मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे पास एक जनरेटर हो, व्हीलचेयर की बैटरीज हो, एंड एट लीस्ट अ वीक्स वर्थ ऑफ फूड, और लगभग एक हफ्ते का खाना हो, वाटर हो और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हो। When I heard about the impending snowstorm, जब मैंने आने वाले snowstorm के बारे में सुना, I emailed all of my caregivers, तो मैंने जो भी मेरे आसपास में caregivers हैं, to see who lived nearby and would be accessible, जो मेरे आसपास हो और जरूरत के वक्त मेरे पास पहुंच सके, उनको ईमेल कर दिया। ठीक है। अब इन पूरे 4 लाइनों को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि कोई महिला है, वो अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हैं। उन्होंने बोला कि मैंने एक रेडी नाउ, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी चीज है, बुक है, मूवी है, सीरियल है, उससे ये सीखा कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। फिर उन्होंने वो बैकअप प्लान समझाना शुरू किया। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब बैकअप प्लान उन्होंने कैसे समझाया कि जब से ही मुझे आने वाले स्नोस्टॉर्म के बारे में पता चला, बर्फ के तूफान के बारे में पता चला, मैंने सभी केयर गिवर्स को मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, ये जानने के लिए कि मेरे आसपास में सबसे नियरेस्ट कौन रहता है, और अगर ये स्नोस्टॉर्म आता है और मैं किसी परेशानी में फंस जाती हूँ तो मेरे को कौन एक्सेसिबल होगा, कौन मेरे पास पहुंच पाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि मेरे पास खाना हो, पानी हो, जनरेटर हो, एक हफ्ते का लगभग सामान हो मेरे पास। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट।
जो इंस्ट्रक्शंस थी निकोला के अकॉर्डिंग, अब ये महिला शी कौन है, निकोला है, वो बहुत इंस्पायरिंग थी, कंफर्म्ड हर कैपेसिटी, उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि वो इफेक्टिवली प्रभावशाली ढंग से एक डिसेबिलिटी के साथ भी जी सकती है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, ADCB, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। साइकोलॉजिस्ट के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं, PSYCHOLOGIST। ठीक है, द साइकोलॉजिस्ट हु आर मेजर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। द साइकोलॉजिस्ट who are a major part of the investigation interviewed the witnesses, witnesses के spelling भी incorrect है। the psychologist, again psychologist के spelling incorrect है, witnesses के spelling incorrect है। the psychologists who are a major part of investigation interviewed the witnesses, option D is correct, इसमें कोई spelling error नहीं है। She is a veteran journalist known for her powerful writing style। वेटरन मतलब अनुभवी, हम बोलते हैं ना वो आर्मी के वेटरन है, यानी कि आर्मी के एक्सपीरियंस पर्सन है, रिटायर्ड है वहां से या आर्मी में सर्विस दे चुके हैं। तो शी इज अ वेटरन जर्नलिस्ट, वो बहुत ही अनुभवी जर्नलिस्ट है और वो जानी जाती है अपने पावरफुल राइटिंग स्टाइल के लिए। रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब इसका हमें एंटोनिम बनाना है, तो प्रसिद्ध क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। क्रेवेस्ड का मतलब होता है दरारों वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दरारों वाला से कोई कनेक्शन नहीं है। कंडीशनड, कंडीशनड का मतलब होता है ट्रेंड, प्रशिक्षित। नोवाइस, नोवाइस का मतलब एकदम नया, नौसिखिया। तो डी क्या है, एंटोनिम है वेटरन का। शिल्पी हैज अ फिक्स्ड इंडिफरेंस एंड ऑब्सेशन टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स इन लाइफ। अब इसमें फेटिश वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। फेटिश वर्ड का मतलब होता है कि किसी काम के बारे में सोचते हुए आप अनगिनत समय व्यतीत कर दें, बिता दें, या किसी काम में बहुत ज्यादा समय लगाना, ये हो गया फेटिश। ठीक है, अब शिल्पी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको तो मतलब ये था एक तरीके से उदासीनता थी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या हो गया वो, इनडिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए इनडिफरेंस इज करेक्ट। फिक्स्ड मतलब जो स्थिर है, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन की परेशानियां, समस्याएं। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है सनक। तो यहाँ पे फेटिश का एंटोनिम क्या होएगा, इंडिफरेंस। एनिमे इज अ स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म्स। वो रामायण देखी है कार्टून वाली जो बहुत साल पहले आई थी, उसका आज भी जिक्र किया जाता है, और खास तौर पे तब जब ये आदि पुरुष मूवी आई थी तब जिक्र किया गया था कि जापानीज लोगों ने ही हमारी रामायण को इससे अच्छा डिपिक्ट कर दिया है जितना आदि पुरुष ने सत्यानाश किया है। तो वो एनिमे क्या होता है, एक काइंड ऑफ कार्टून है, एनिमेशन है जापानीज टाइप में। ठीक है, जापानीज फिल्म्स का एक एनिमे जो है एनिमेशन है, स्टाइल ऑफ एनिमेशन है। एनिमे इज अ स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म्स। मॉडर्न एनिमे बिगैन इन 1956। तो आज के युग का जो एनिमे है वो 1956 में स्टार्ट हुआ था एंड फाउंड लास्टिंग सक्सेस। और जो अब उसकी सक्सेस है, सफलता है, इस समय पे इतना प्रसिद्ध है, वो कब शुरू हुआ, 1961 में, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुशी प्रोडक्शंस। ये कोई कंपनी होगी, प्रोडक्शन हाउस होगा, उसके बनने के बाद में ये इतना सक्सेसफुल हो पाया। एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी, जैसे ही 21वीं सदी की शुरुआत हुई, एनिमे बिगेन टू अटेन वाइड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी। एनिमे को दुनिया भर में पॉपुलैरिटी मिली विद द पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज। क्यों, क्योंकि पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज स्टार्ट हुई थी और वो बच्चों के जुबान पे पिकाचू और जिगलीपॉप और सब कार्टून सबके बच्चों के दिमाग में छपे हुए थे। मच ऑफ द जॉनर इज एम्ड एट चिल्ड्रन। तो एनिमे का ज्यादातर जो ध्यान है, जॉनर है, वो बच्चों के ऊपर केंद्रित है। बट एनिमे फिल्म्स आर समटाइम्स मार्क्ड बाय एडल्ट थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर। पर कई एनिमे फिल्म्स जो हैं कई बारी एडल्ट थीम्स के ऊपर भी बनाई जाती हैं और बाकी जिस
प्रोड्यूसर का, जिस डायरेक्टर का जैसे इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग भी बनाई जा सकती है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर है। तो सबसे पहले तो हमें एनिमे का इंट्रोडक्शन कहाँ दिया गया, फर्स्ट ए में बताया गया कि एक एनिमेशन का स्टाइल है जो कि जापानीज फिल्म्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि इसका फोकस क्या है, इसका केंद्र ज्यादातर बच्चे होते हैं, बट एडल्ट और बाकी सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर भी एनिमेज बनाया जा सकता है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होगा कि सब आज के दिन का जो एनिमे है वो स्टार्ट कब हुआ था, वो 1956 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको प्रसिद्धि मिलना स्टार्ट हुई 1961 और 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर में फेमस हो गया पोकेमॉन सीरीज की लॉन्च के बाद में, ठीक है। तो ADBC ऑप्शन सी इज करेक्ट। द sermon ऑफ द priest was very short and सरमन क्या होता है, जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, गुरु होते हैं, उनका एक मीटिंग होती है जहाँ पे वो एक दूसरे को शायद ज्ञान देते हैं या कुछ नया कुछ करने के वाले हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो एक तरीके का वक्तव्य, ठीक है, भाषण। तो जो प्रीस्ट का भाषण था वो बहुत ही संक्षिप्त था और टू द पॉइंट, ठीक है। कोड मतलब कोनाकार। कन्वेंस का मतलब होता है कि कुछ आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। कंसाइज मतलब टू द पॉइंट, क्रिस्प था, क्लैरिटी थी, कंसाइज था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंसिस्टेंट मतलब बना हुआ किसी चीज से, तो यहाँ पे किसी चीज शॉर्ट और कंसिस्टेंट नहीं था, शॉर्ट और कंसाइज था। मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज, मारुति कोई है उसको एडवेंचर कहानियां सुनना पसंद है, स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। टार्जन जो है एक प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि हम सबको पता है कि टार्जन की कहानियां, मतलब कि वो टार्जन जो जंगल में खो गया था, जिसको एप्स ने पाला, और उसके एडवेंचर की कहानियां प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो साथ में क्या आएगा? प्रॉपर नाउन के साथ में आएगा दी एडवेंचर्स, क्योंकि उसी की पर्टिकुलर एडवेंचर्स की बात कर रहे हैं, और जो एडवेंचर्स है वो एक नहीं है, उसके बहुत सारे एडवेंचर्स हैं। तो दी एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, ओके। तो क्या आ जाएगा? दी एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। एंड में एरर है, एंड की बजाय दी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। You showed me your true personality when you asked me to get out of the house at midnight. तुमने मुझे अपना असली रंग दिखा दिया जब तुमने मुझे आधी रात को अपने घर से निकल जाने को कहा। बोलते हैं ना, जब मुझे मैंने अपने पैसे मांगने गया तब उसने अपना असली रंग दिखा दिया है। जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तब पता चला कि कौन मेरा अपना सगा है कौन नहीं, तब अपने रिश्तेदारों के, सगे संबंधियों के असली रंग दिखने मिल गए, राइट। तो ट्रू पर्सनैलिटी मीन्स ट्रू कलर्स, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेड ऑफ रोजेस मतलब सब कुछ चंगा है, बहुत आसान है, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए ट्रू कलर्स इज करेक्ट। इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, जब एक इमेजिनरी कंडीशन की बात करते हैं, इफ ओनली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई के साथ में वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। इफ ओनली आई वर यंग अगेन, अगर मैं दोबारा नौजवान हो पाता। I were young again, option A is correct. India's goods exports fell for the third time in 5 months during February. बोल रहे हैं इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो पिछले 5 महीनों में तीसरी बार गिरावट में आ गया है फरवरी महीने के दौरान में। The $33.8 billion of shipments marked an 8.8% drop from a year ago. बोल रहे हैं हालांकि इस साल हमने $33.8 बिलियन की शिपमेंट्स तैयार है, ठीक है, भेजी है, लेकिन फिर भी वो पिछले साल के मुकाबले में 8.8% का गिरावट है। इन रीसेंट टाइम्स ऑफ जनरली डैश एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो हाल फिलहाल का समय है जिसमें आमतौर पे एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है स्लो है या हायर है, कुछ भी हो सकता है। द ओनली डैश डिक्लाइन वॉज रिकॉर्डेड इन अक्टूबर 2022। तो ओनली डिक्लाइन जो है किस तरीके का डिक्लाइन? शार्प डिक्लाइन हो सकता है, स्लो डिक्लाइन हो सकता है। डिक्लाइन मतलब कमी। वो कब रिकॉर्ड किया गया था? वो अक्टूबर 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। A sharp 29% collapse in oil exports,
29% की गिरावट दिखी गई ऑयल एक्सपोर्ट में, 12% फॉल इन केमिकल शिपमेंट्स, केमिकल के कंसाइनमेंट्स में 12% की गिरावट देखी गई, एंड अ 10% कॉन्ट्रैक्शन इन इंजीनियरिंग गुड्स आउटफ्लोस, और 10% गिरावट देखी गई इंजीनियरिंग गुड्स जो है उनके बाहर जाने में, उनकी एक्सपोर्ट में, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। और ये तीनों चीज़ें क्या है, वो इंडिया का जो आधा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो बनाते हैं। प्रोपेल्ड फेब्रुअरीज डिक्लाइन, और इन्हीं की वजह से जो फेब्रुअरी का डिक्लाइन है वो हुआ है। बट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड वेंट बियॉन्ड, लेकिन जो गिरावट, जो अस्थिर ग्लोबल डिमांड है, कमजोर होती हुई डरी हुई ग्लोबल डिमांड है, उसका जो प्रभाव है वो और भी आगे गया है। ड्रैगिंग डैश 13 मोर ऑफ इंडियाज टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स, जिससे ड्रैग डाउन किया है, ड्रैगिंग डाउन यानी कि नीचे लेकर आया है। ठीक है, किसको नीचे लेकर आया है, और 13 एक्सपोर्ट आइटम्स है, 13 मोर, जो इंडिया के टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स है उनमें और 13 आइटम्स को उसने नीचे लेकर आ गया है, एक्सपोर्ट उसमें कमी आई है। February's exports are still 7.3% above October's number. फरवरी महीने के जो एक्सपोर्ट हैं वो अभी भी अक्टूबर महीने के नंबर से 7.3% ऊपर है। But the immediate outlook is reverting to the dash that prevailed in the last quarter of 2022. लेकिन जो इमीडिएटली इसका आउटलुक है, नतीजा है, वो रिवर्टिंग है, यानी कि विपरीत है टू दी डैश। अब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, जो कि कब हुआ था, पिछले क्वार्टर में, जो कि 2022 में हुआ था। अबाउट लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्लिपिंग इनटू, जब दुनिया के बहुत सारे हिस्से जो हैं वो रिसेशन में चले गए थे। Resilient economic data from major markets over the past couple of months. हालांकि बड़ा सुदृढ़ हमारे पास इकोनॉमिक डेटा है मेजर मार्केट्स से, प्रमुख मार्केट्स से पिछले कुछ महीनों का, had infused a belief that the world economy may just end up avoiding the worst. वो उसने एक विश्वास जता दिया है, जगा दिया है कि हो सकता है कि दुनिया की इकोनॉमी जो है वो सबसे बुरे खतरे से बच गई हो, टल गई हो। दैट वॉज फियर्ड इन 2023, जिसका अनुमान हमने 2023 में लगाया था। बट द आइड्स ऑफ मार्च डैश दोज होप्स फॉर नाउ एट लीस्ट। अब आइड्स ऑफ मार्च क्या है, बुरा, जो मार्च का बुरा है। ठीक है, बेसिकली 15 मार्च की डेट को कहा जाता है। अगर हम इतिहास के तौर पे देखें तो 15 मार्च की डेट असाइन की गई थी पुराने रोम एम्पायर के लिए कि वो अपने जितने भी कर्ज हैं उनको सेटल डाउन कर सकें। इसको एक और महत्वपूर्ण हिस्से से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जूलियस सीजर जो रोम के राजा थे, उनकी डेथ हुई थी इस दिन, उनको उनके दोस्त ने मार दिया था। ठीक है, और कुछ और लोगों ने असैसिन किया था, तो उससे जोड़ा जाता है। तो बोल रहे हैं कि लेकिन जो इसके बहुत बुरा दौर है वो डैश हो चुका है, दोज होप्स, उसने उन होप्स को डैश कर दिया है, कुछ कर दिया है, कम से कम अभी के लिए तो। ठीक है, फॉर नाउ एटलीस्ट, कम से कम अभी के लिए तो। चलिए अब देखते हैं। इन द रीसेंट टाइम्स ऑफ जर्नली, किस चीज का, जर्नली डैश एक्सपोर्ट ग्रोथ, जर्नली इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज का उभरना, इकट्ठा होना। ठीक है, वारंट, वारंट का मतलब होता है जस्टिफाई करना। एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट। तो इन द रीसेंट टाइम्स ऑफ फुल एनर्जेटिक एक्सपोर्ट ग्रोथ, जब एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत तेज थी, एक्सूबरेंट थी, द ओनली डैश, द ओनली फर्दर डिक्लाइन या ओनली स्टीपर, स्टीपर मतलब गहरा, जो इकलौती गहरी गिरावट देखी गई है वो अक्टूबर 2022 में देखी गई थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड वेंट बियॉन्ड, लेकिन जो ये डगमगा रही, कमजोर होती ग्लोबल डिमांड्स के प्रभाव है वो और भी ज्यादा देखेंगे। ड्रैगिंग डाउन, किसी चीज को आप नीचे घसीट रहे होते हैं, ड्रैगिंग डाउन, ड्रैग अप नहीं करते, पुश अप कर सकते हैं, ड्रैग डाउन किया जाता है। ठीक है, ड्रैगिंग डाउन 13 मोर ऑफ इंडियाज टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स। February's exports are still 7.3% above October's number, but the immediate outlook is reverting to the dash that prevailed in the last quarter of 2022.
टू दी डीम, डीम का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को कंसिडर करना। सेल्फ एस्टीम मतलब हो गया सेल्फ रिस्पेक्ट। ग्लूम का मतलब हो गया उदासी या निराशा, और एलाक्रिटी का मतलब हुआ ईगरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे टू दी ग्लूम दैट प्रिवेल्ड द लास्ट क्वार्टर, जो निराशा थी पिछले क्वार्टर में उसको आउटलुक कर रहे थे, इमीडिएट आउटलुक था उसका। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट आइड्स ऑफ मार्च डैश दोज होप्स, डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड मतलब दूर करना। आइड्स ऑफ मार्च ने उन उम्मीदों को दूर कर दिया, कम से कम अभी के लिए तो। काउंसिल मतलब सलाह देना। बैटर्ड मतलब क्षतिग्रस्त करना, और इम्पार्टेड मतलब प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या किया, उनको खत्म कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।